कैसे ये जंग जीत सकते हैं, कैसे ये जिंदगी का खेल जिसमें बिजनेस, जिसको बिजनेस कहते हैं, इसमें जीत सकते हैं। बहुत सारे पहलू हैं, हम फेज बाय फेज जानेंगे। लेकिन पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हम समझेंगे कि बिजनेस के बाइफरकेशन, बिजनेस की कितनी कैटेगरी है जिसको हम समझेंगे। अगर आप सालों साल पीछे चले जाएंगे, और ये शायद आज के रिलेवेंट में भी हो सकता है, आज के जमाने में भी हो सकता है, कि पहले इंसान इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अकेले स्टोर खोलते थे, अकेले सफाई करते थे, अकेले स्टॉक जमाते थे, अकेले चाय ऑर्डर करते थे, अकेले ही कस्टमर को बेचते थे, अकेले ही कस्टमर से पैसे लेते थे, और अकेले ही हिसाब किताब सब करके रात में स्टोर निपटा के घर जाते थे। बिजी लाइफ थी, बहुत टायरिंग लाइफ थी। फिर वहां से उनको समझ में आया कि जिंदगी डिपेंडेंट भी हो सकती है। उनको समझ में आया कि जिंदगी डिपेंडेंट हो सकती है। तो हमने क्या किया, हमने एक दो आदमी रख लिए जो झाड़ू पोछा करता हो, जो चाय लेके आ सकता हो, जो कस्टमर को वहां तक रख के आ सकता हो, कस्टमर को लेके आ सकता हो, दुकान खोल सकता है, बंद कर सकता है, चाबी नहीं रहता है उसके पास। उस वक्त भी, उस वक्त भी, सॉरी आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? ओके, उस वक्त भी हम कैश भी हम देखते थे, हिसाब किताब मिलाना भी हम देखते थे, कस्टमर भी हम देखते थे, सब कुछ हम ही देखते थे। फिर जमाना आया इंटरडिपेंडेंट का। इंटरडिपेंडेंट में क्या हुआ, हम कैश काउंटर पे बैठते थे, कैश किसी को नहीं देते थे, और गोल्ड का हिसाब किताब भी हम किसी को नहीं देते थे। हमने कुछ सेल्समैन हायर कर लिए, हमने कुछ काम करने वाले हायर कर लिए, हमने कुछ कस्टमर सर्विस के लोग हायर कर लिए, चाय पिलाने वाले हायर कर लिया। मतलब हम थे और हमारे साथ 5 10 20 लोग थे, सेल्स करते थे, और फिर हमारे पास आते थे, हम उसको कैश लेते थे। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरडिपेंडेंट है, बहुत लोग हैं जो इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन फिर जमाना आया कॉर्पोरेटाइजेशन का। जब हमने वेस्टर्न वर्ल्ड को देखा, दुनिया को देखा, तब हम कॉर्पोरेटाइजेशन में चले गए। कॉर्पोरेटाइजेशन के पास कुछ आधे नॉलेज थे, कुछ पूरे नॉलेज थे। जिन्होंने आधे नॉलेज से अपने बिजनेस को कॉर्पोरेटाइजेशन करने की कोशिश की, उन्होंने बहुत जगह लॉसेस किए, बहुत जगह पैसा तोड़ा, बहुत जगह फ्रस्ट्रेशन आया। बिकॉज कॉर्पोरेटाइजेशन, इंटरडिपेंडेंट से कॉर्पोरेटाइजेशन की जो जर्नी है वो ओवरनाइट नहीं हो सकती, वो एक समय लेने वाली चीज है, और राइट प्रोसेस से होती है। कॉर्पोरेटाइजेशन में बहुत सारी दिक्कत आई, जैसे स्टाफ स्टॉक चोरी कर लेता है, हमारे सिस्टम में मालूम नहीं पड़ता है, कैश मिलता नहीं है तो रात रात भर बैठना पड़ता है, स्टॉक मिलता नहीं है लेट लेट नाइट तक तो भी बैठना पड़ता है, ऑर्डर्स कैंसल हो जाते हैं या डिविएट हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है, हमारा कोई स्टाफ मैन्युफैक्चरिंग में या होलसेल में डब्बा लेके गया हुआ है, वो वहीं से गायब हो जाता है, उसका कोई ट्रैक सिस्टम नहीं है, वो कितना माल किसको बेच के आया उसका ट्रैक नहीं होता था। कॉर्पोरेटाइजेशन में हमको बहुत दिक्कतें आई, बहुत दिक्कतें आई। अगर आप हमारी इंडियन इंडस्ट्री को वेस्ट वर्ल्ड यानी अमेरिका या कनाडा या ज्वेलरी वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे एक्सक्यूज मी, तो ये बहुत डिफरेंट है। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आप अगर अमेरिका में जाओगे, मैंने अमेरिका का एक्सपीरियंस किया था लास्ट 2 साल पहले। 2 साल पहले जब मैं अमेरिका गया था, जेसी के एग्जीबिशन शो में गया था, और इसके अलावा मैंने करीब 50 ज्वेलरी स्टोर, बड़े बड़े शोरूम जहां 500 किलो से ज्यादा इन्वेंट्री है, वैसे शोरूम मैंने विजिट किए हैं। वहां शोरूम में अमेरिका में कल्चर ऐसा है कि बिजनेस को भी सुपरमार्केट की तरह ही डील करते हैं। इमोशंस की वैल्यू सिर्फ 1% है। 99% ज्वेलरी शोरूम में सेल्समैन या ओनर कस्टमर को यह पूछता है, ये अगर आपको लेना है तो बाहर निकालू तो दिखाओ, नहीं तो आप रहने दीजिए। मतलब इतना श्रूड, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे आप सुपरमार्केट में जाके कहते हो ये 3 पैकेट चिप्स के दे दीजिए, 2 बिस्किट के दे दीजिए, 3 नमकीन के दे दीजिए, ये स्टोरी है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समय एंड इमोशन, ये दो चीज की ही वैल्यू है, ये दो चीज ही मैटर करता था। कॉर्पोरेटाइजेशन की जर्नी जिन्होंने भी स्टार्ट की है, ब्यूटीफुल जर्नी है, ब्यूटीफुल जर्नी है, लेकिन इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, पहले प्रोसेस डिफाइन कीजिए, उसको इवैल्यूएट कीजिए,
उसको मेजर कीजिए और उसके ऊपर कंटिन्यूअस चेक रखिए जब तक वो सिस्टमाइज ना बनो, बिकॉज कंटिन्यूअस करने से ही आप परफेक्शन की तरह आओगे। आप ब्रूसली का एग्जांपल ले लो, वर्ल्ड के बेस्ट मार्शल आर्ट्स गुरु थे, दुनिया के सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स गुरु ब्रूसली थे। उनका एक इंटरव्यू था जो मैंने लास्ट वीक में देखा था यूट्यूब रिकॉर्डिंग में। उन्होंने कहा कि मैं रोज 5000 किक प्रैक्टिस करता था, मेरी किक की स्पीड के लिए 5000 किक प्रैक्टिस करता था। उसका मतलब यह है कि आप कोई भी प्रोसेस अगर डिफाइन करते हो, उसको उतना परफेक्शन तक लाना है कि उसके बाद वो चीज आपके लिए एक मस्के जैसा हो जावे, एकदम स्मूथ हो जावे। अब कॉर्पोरेटाइजेशन की जर्नी कहां से शुरू हुई और इसकी गलतियां कहां हुई, पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर जाते हैं अच्छेपन की तरफ। मैंने बहुत सारे ऐसे ज्वेलरों को देखा हुआ है इंडिया में, बहुत ऐसे ज्वेलरों को देखा जो बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं अलग अलग गुरुओं के पास, और उसमें सबसे बड़ी चीज मेरे हिसाब से जो गलती होती है, या जिसको कहते हैं इंग्लिश में गोली देना और घुमाना, बस वोकेबलरी को, विजन मिशन। आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है। और ये स्टोरी मैं 17 साल से सुनते आया हूं, मेरे 17 साल के कंसल्टिंग करियर में, और नॉन ज्वेलरी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में ये स्टोरी बहुत चलती है, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। बोर्डरूम में 25-50 डायरेक्टर बैठ के आधा दिन बिताते हैं, 15-20 कॉफी पी लेते हैं, इतनी बिस्किटें आती है, और एक अच्छा इंग्लिश तैयार होता है आपके विजन का, आपके मिशन का। ज्वेलरी इंडस्ट्री में ये स्टोरी मैंने बहुत देखी हुई है कि जो ज्वेलर ने विजन या मिशन डिफाइन किया है उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बिकॉज विजन मिशन अपनी कंपनी का सोल होता है अगर आपके दिल से निकलता है तो। अगर ये कोई और आपको डिफाइन करके देता है और इसको अच्छे इंग्लिश में आपके बोर्डरूम में लगा के देता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज विजन आपके दिल की तमन्ना होती है। एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं आपको, मर्क करके एक फार्मा कंपनी है, अगर आप लोगों ने सुना है तो। मर्क का विजन और वैल्यू स्टेटमेंट था आज से 20 साल पहले, टू इरेडिकेट ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम डिजीज, यानी कोई भी बीमारी हो, इसका इलाज, इसका सॉल्यूशन ही हमारा हेतु है, हमारी जिंदगी का मकसद है। अफ्रीका के एक गांव में, घाना के पास से एक नदी बहती थी जिसका पानी इन्फेक्टेड था, बहुत समय तक वो इन्फेक्टेड रहा। वहां के हजारों लोगों को वो पानी जब वो यूज करते थे घर में, तब उनको इन्फेक्शन लगता था उससे, वो पानी से हजारों लोग मर गए थे। प्रॉब्लम ये आया था कि सरकार के पास पैसा ही नहीं था। मर्क कंपनी ने इनकी दवाई तैयार की थी और इन्होंने उस कंट्री को ऑफर किया कि ये दवाई लीजिए आप, इससे आपको ठीक हो जाएगा। वो कंट्री भी गरीब और उनके लोग भी गरीब, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस दवाई को अफोर्ड कर पाए। मर्क कंपनी ने अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुलाई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमें ये दवाई किसी भी तरह लोगों तक पहुंचानी है, लोग भले ही ना अफोर्ड कर पाए, हमको कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हम लोगों की जान बचा पाए, क्योंकि हमारा विजन स्टेटमेंट है, हमारे वैल्यूज जो है वो है कि हम लोगों की जान बचाने के लिए ये फार्मा कंपनी चला रहे हैं। पैसा कमाना तो मैंडेटरी है, लेकिन जान बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने $12 मिलियन का बजट बनाया और टोटली उस सिटी, उस कंट्री को फंड किया और फ्री में वो दवाई प्रोवाइड करवाई और पूरे प्रॉब्लम को ओवरकम किया। टू इरेडिकेट ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम डिजीज, ये होता है मिशन स्टेटमेंट। अब आइए आप ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ। ज्वेलरी इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो एक चीज होना चाहिए, टारगेट, और दूसरा चीज होना चाहिए उसके लिए प्लानिंग, जो मैन्युफैक्चरर के लिए भी वैलिड है, होलसेलर के लिए भी वैलिड है, रिटेलर के लिए भी वैलिड है। आपका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली टारगेट क्या है, आपका टारगेट क्या है, और उसके अगेंस्ट में आपका प्लानिंग क्या है।
अगर आप अपना टारगेट डिफाइन करते हो कि मेरा बिजनेस समझो 100 ग्राम रोज का हो रहा है, महीने का 3 किलो हो रहा है, मैं 20% मंथली हाइक चाह रहा हूं, 20% बिजनेस हाइक चाह रहा हूं, तो मैं उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करूंगा, उसके ऊपर थॉट प्रोसेस होने चाहिए। ना कि चिंता करते रहे कि ये मार्केट ऐसा है और ये मार्केट वैसा है और वो भी दुखी है और हम भी दुखी है और ये भी है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि लॉजिक सिर्फ 10% काम करता है, 90% इमोशन काम करता है। अपने लास्ट सेमिनार में मैंने कहा था, टारगेट ऑलवेज आपके टेबल पे, आपके सामने, बोर्ड रूम के सामने होना चाहिए, और उसका प्लान, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, अगर आप लोगों ने उरी मूवी देखा है तो, उरी ब्यूटीफुल मूवी है, URI। उसका टारगेट बहुत क्लियर था और प्रॉब्लम लास्ट मोमेंट में भी आए, अगर आपको मालूम है तो लास्ट मोमेंट में भी इनके प्लान की जानकारी दुश्मनों को हो जाती है, फिर भी उन्होंने प्लान बी करके जमीन पे उतर के अपना टारगेट खत्म करके वापस आए थे। अगर जिसने ये मूवी नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आज आप लोग ये मूवी देखिए कि टारगेट के ऊपर प्लानिंग कैसे होता है और उसको अचीव कैसे करते हैं। दूसरा ब्यूटीफुल एग्जांपल है एप्पल फोन का। एप्पल का एक वीडियो है यूट्यूब में, 5 स्टेप्स ऑफ सर्विसेज, 5 स्टेप्स ऑफ एप्पल सर्विसेज। और ये वीडियो देखने के बाद, और मैंने कैरामाइन गैलियो की किताब पढ़ी थी एप्पल एक्सपीरियंसेस करके, जैसे ही मैंने वो किताब पढ़ी, आज से करीब 4 साल ऊपर हो गए हैं मैंने वो किताब पढ़ी, जैसे ही वो किताब मैंने पढ़ी, मैंने नेक्स्ट वीक की फ्लाइट ली अमेरिका की, कैलिफोर्निया की, और मैं कैलिफोर्निया गया। कैलिफोर्निया में एप्पल का सबसे बड़ा स्टोर है, जहां पर वीकली, हफ्ते में 20,000 कस्टमर्स वॉक इन करते हैं, वीकली 20,000 वॉक इन है। और इस वॉक इन को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे एनरिच किया जा सकता है, कैसे मजे दिया जा सकता है, कैसे अपने टारगेट्स अचीव करते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, मेरी वाइफ थी, मेरा बच्चा था, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे अमेरिका के, उनके बच्चे थे। जब हम एंटर हुए अंदर, किसी ने हमको ये नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए। दूर से हमको उनके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा, हाय मेट, हाउ आर यू टुडे, हाउ वाज द सॉकर मैच, आज का फुटबॉल मैच कैसा था, मजा आया आपको। मतलब वो बंदा मुझे एप्पल बेचने के लिए नहीं पूछ रहा है, वो मुझे सॉकर मैच के बारे में पूछ रहा है। अब वो बंदा, उन्होंने क्या किया, उनका एक असिस्टेंट था, जिन्होंने हमारे दो तीन बच्चे जो थे उनको लेके गए प्ले एरिया में, अंदर प्ले एरिया में लेके गए, और करीब करीब हमने 3 घंटा बिताया एप्पल के स्टोर में, 3 आवर्स हमने सब कुछ देखा। वो सेल्समैन जो था, वो जीरो अनॉइड, जीरो अनॉइड, जीरो अनॉइड था। उन्होंने 3 घंटे हमारा ऐसे ध्यान रखा, जैसे हम कहते हैं ना हमारे हिंदुस्तान में, अतिथि देवो भव। ये शब्द मैंने हिंदुस्तान के मैक्सिमम ज्वेलरी शोरूम में ट्रेनिंग में सुना है, लेकिन ये कहानी ही रह गई है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव सेल्समैन के लिए मतलब ये था कि कस्टमर हमारे लिए लास्ट कैटेगरी है, अगर मेरा मूड है तो मेरा कस्टमर है, नहीं तो अतिथि भाई परेशान। जब हम बाहर निकले, हम लोग जब एप्पल स्टोर से बाहर निकले, हमारे बच्चों को हमें खींच के बाहर निकालना पड़ा, चलो 3 घंटा हो गया, हम यहां क्या कर रहे हैं। मैं इंडिया आया, नेक्स्ट वीक मेरा बेटा एक पिकनिक में गया था, और पिकनिक से आके उसने करीब 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 150 से ज्यादा फोटो लिए थे फोन में। उन्होंने कहा, पापा मेरा गैलरी बराबर मैनेज नहीं हो रहा है। वो अंकल ने जो मेरे को आईपैड दिखाया था ना एप्पल का, उसमें गैलरी में हर एक चीज को बाइफरकेशन करने का एक प्रोसेस था, एडिट करने का एक प्रोसेस था। अभी उसका पंचलाइन क्या है एप्पल का, एनरिचिंग लाइव्स, हम लोगों की लाइफ एनरिच कर दे। मेरे बेटे ने जिद करके अगले 8 दिन में मुझसे वो एप्पल आईपैड मंगवाया, और मैंने एप्पल आईपैड खरीदा। तो सोचिए सेल कैसे हुआ, कोई पुश नहीं था, फुल सेल हुआ। अभी यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है,
जो दो पार्ट में है। एक पार्ट है ओनर और दूसरा पार्ट है एम्प्लॉय। ओनर के क्या क्या रोल है अपने बिजनेस में, जिसकी वजह से या तो बिजनेस ग्रो हो सकता है या बिजनेस खत्म हो सकता है। और हमने इंडिया में इतने ज्वेलरों को देखा हुआ है जिनके इन्वॉल्वमेंट से बिजनेस हाइट पे चले गया है, और इतने ओनरों को देखा हुआ है जिनके ईगो, माफी चाहता हूं मैं, क्षमा चाहता हूं अगर मैं ये हर्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं ये ट्रू फैक्ट बात कर रहा हूं। इतने ओनर है जो डिसइंटरेस्ट और डिसफोकस की वजह से अपने शोरूम का बिजनेस किल हुआ है। कहां कहां हुआ है, मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। ओनर का रोल बिजनेस में क्या होना चाहिए या क्या होता है? ओनर का पहला रोल है कि अपने टारगेट को डिफाइन करे अपने बिजनेस के लिए, और उस टारगेट को अपनी नीचे सेकंड लेवल तक जरूर पहुंचाए, क्लियर एंड कट पहुंचाए। दूसरी चीज, ओनर को अगर कुछ भी एप्रिसिएशन करना है अपने स्टाफ के लिए तो सबके सामने करे। वाह बेटा, क्या बहुत अच्छा काम किया तूने। मतलब पैसा भी वो काम इतना बड़ा नहीं करता है जो एप्रिसिएशन काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको अपने स्टाफ को पनिश करना है तो प्लीज पर्सनल में कीजिए, बिकॉज सबका ईगो होता है, सबके इमोशंस होते हैं। हमको कभी कभी हमारा सप्लायर, सबके सामने कस्टमर बैठे होते हैं, एक ही हमारा ट्रैक है, वहां बोल जाता है साहब आपका पेमेंट तो बहुत लेट हो रहा है, माल लेना है तो लो, मतलब बट आपका पेमेंट ये मुझे नहीं जमेगा। हमारा ईगो हट हो जाता है, हमें बुरा लग जाता है। तो आप सोचिए कि आपके स्टाफ को कितना बुरा लगता होगा। ये थंब रूल है, एप्रिसिएशन हैज टू बी पब्लिकली एंड पनिशमेंट हैज टू बी पर्सनली। जब आप पनिश करते हो वो रिवेंज में आ जाता है, और वो कहां रिवेंज लेता है आपको मालूम है? आपके साथ तो ले नहीं सकता, बिकॉज आप उसके अन्नदाता हो, आप तो मंथ ऑन मंथ उसको सैलरी देते हो। वो रिवेंज लेता है आपके कस्टमर के साथ। आने दे कस्टमर को, मैं देखता हूं अब कैसे बॉस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, अब देखता हूं। ये रिवेंज की वजह से आपका सेल डिप होता है। आपका दूसरा महत्व का इंपॉर्टेंट काम, आपको अपने स्टाफ को जो टारगेट डिसाइड किया हुआ है उसका क्लियर कम्युनिकेशन वहां तक देना है, क्लियर कम्युनिकेशन देना है। अगर आप उसको टारगेट का कम्युनिकेशन ना दे पाए, हमने सिर्फ फिगर दे दिया, उसके ऊपर रिव्यू नहीं किया हमने फिगर दे दिया लेकिन उसके ऊपर कोई मेजरेबल एक्शंस नहीं लिए, तो वो टारगेट का मतलब कुछ भी नहीं है। टारगेट मतलब एक्सेल शीट नहीं है। टारगेट एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको जो आपको हमेशा उसके ऊपर नियंत्रण ध्यान रखने के लिए बोलती है। जैसे अर्जुन का जो एक आंख जो देखता था, अर्जुन ही 5 पांडव में ऐसा था जो वो आंख देख सकता था, वो स्पैरो की, पिजन की या कबूतर की आंख देख सकता था। अगर भीम की तरह काम करोगे और पूरा जग देखोगे, पूरा झाड़ देखोगे, ऊपर आसमान देखोगे, तो आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ओनर प्रॉफिट है। अगर आप प्रॉफिट नहीं बनाते हो, कहानी अपनी जगह ही रह जाएगी। हम वही विजन देखते रहेंगे, हम वही मिशन देखते रहेंगे, और हम वही मजे लेते रहेंगे। जिन लोगों ने मिशन मंगल मूवी देखा है या सुपर 30 मूवी देखा है, 10 बार देखिए, क्योंकि पहली बार में 90% चीज आप मिस कर जाते हो। उसमें विद्या बालन का या अक्षय कुमार का जो पैशन था, जो प्रोसेस के ऊपर जो रिव्यू था और जो रिसर्च था, वो बहुत जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त था। हम यहां पर ज्यादातर हमारे शोरूम में जब हम आते हैं, हम मूड बेस आते हैं। हम कैसा मूड लेके आए हैं, उस तरह हम हमारी टीम के साथ, हम हमारी टीम को मोटिवेट करना या डिमोटिवेट करने का एक सिलसिला शुरू होता है। सुबह से आए, हमने किसी को झाड़ दिया, उसने कस्टमर को झाड़ दिया, अपने नेक्स्ट एम्प्लॉय को झाड़ दिया, ये होता है। ओनर की बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितने भी प्रोसेस है, अगर वो छोटा ज्वेलरी शोरूम है जिसमें 3 स्टाफ है, खुद बैठे हुए हैं, तो मैक्सिमम चीज उनके हाथ में रहती है
जहां ऑर्डर, जहां इन्वेंट्री, जहां स्टॉक मूविंग, जहां स्टाफ का, ये सब सामने विजिबल रहते हैं। ऐसा स्टोर है जहां 15-20 एम्प्लॉय है, जहां पर ऑर्डर्स थोड़े ज्यादा होते हैं, वॉक इन थोड़े ज्यादा होते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें अनदेखी हो जाती है। ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं, जहां पर रोज के 150-200 वॉक इन है, 50-100 स्टाफ है, वहां पर तो बहुत सारी चीजें हिडन रहती हैं। हमने 2-3 ज्वेलरी शोरूम इंडिया में ऐसे हैं जहां पर लास्ट 1 साल में रिसर्च किया था, और हमने ये कहा था कि आपके बड़े बड़े कस्टमर जो है वो आते तो है, लेकिन बिना लिए 50% कस्टमर वापस चले जाते हैं। आपके पास 500 सेट है, 200 सेट है, 1000 सेट है, 2000 सेट है, कस्टमर वापस क्यों जा रहा है? तो कहते हैं हमारा स्टाफ कह रहा है कि साहब और वैरायटी देखना है, सामने देख के आएगा, बाजू में देख के आएगा, फैमिली को लेके आएगा, और हजार और स्टोरी है, वैलिड भी हो सकता है, अनवैलिड भी हो सकता है, आइडिया नहीं है। लेकिन 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 उसका रियल रीजन आप जब तक सामने नहीं है, मैंने कल भी कहा था, नजर हटी और दुर्घटना घटी तो प्रॉब्लम है। ऐसे शोरूमों में हमने एक छोटा सा प्रोसेस शुरू करवाया था। समझिए आपके पास 3 फ्लोर का शोरूम है या 2 फ्लोर का शोरूम है, या आपका एक ही फ्लोर है, और बड़े बड़े कस्टमर आपके एक फ्लोर में या ऊपर फर्स्ट फ्लोर में बैठते हैं, जहां आपका नेकलेस, बंगड़ी, बड़ी बड़ी आइटम बिकती है, जो 50 ग्राम या 100 ग्राम से ऊपर का काम बिकता है। अगर कस्टमर वापस जा रहा है, तो आप वहां से निकल के, आपका सेल्समैन काउंटर में से निकल के आपको बताने जाए, तब तक तो कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसका आसान तरीका यह है, आपका एक ऑफिस बॉय या फ्लोर इंचार्ज आपके ऊपर के फ्लोर में या वहां रहना चाहिए। दूसरी बात है, आप अपने काउंटरों में लाल कलर के टोकन रखवाइए, या आप जो भी टोकन आइडेंटिफाई करें वो टोकन रखवाइए। उस टोकन का क्या कीजिए कि आपके सेल्समैन को अगर लगता है कि कस्टमर हाथ से छूट रहा है, उसने वो फ्लोर मैनेजर को टोकन देना है, या तो ऑफिस बॉय को टोकन देना है, और बॉस के कैबिन में जाके दे देना है। क्योंकि बॉस कोई मीटिंग में हो सकते हैं, सप्लायर के साथ, अकाउंटेंट के साथ, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, तब वो जाके पूरी कहानी नहीं बता सकता है। अगर वो टोकन वहां रख दिया, मतलब बॉस के लिए रेड अलर्ट है, बॉस सारे काम बाद में, पहले आपका कस्टमर जा रहा है। तो आपने सारा काम धंधा छोड़ के, अगर पॉसिबल है तो उस कस्टमर को रोकिए, बिकॉज वो कस्टमर होगा तो आपका प्रॉफिट आएगा, आपका मीटिंग होगा तो प्रॉफिट आएगा, वो मुझे नहीं मालूम है, वो कॉल आप ले सकते हैं, लेकिन कस्टमर होएगा तो प्रॉफिट आएगा, सेल होगा तो प्रॉफिट आएगा। आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिम्मेदारी यह है कि स्टोर के जितने भी प्रोसेसेस है, मैंने अपने लास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियो में एनपीसी, नॉन परचेस कस्टमर का एक डिटेल प्रोसेस समझाया हुआ है। उसको एनसीसी भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम दे सकते हैं, एनपीएस नाम दे सकते हैं। उसका मूल उसका मूल प्रोसेस का बेसिक फंडामेंटल ये है कि अगर आपके शोरूम में कस्टमर आया, कस्टमर ने नहीं खरीदा, उसका जेन्युइन रीजन, उसका फॉलो अप, कौन से सेल्समैन के हाथ से गया, कितने कस्टमर उसके हाथ से गए, कौन से प्रोडक्ट के हाथ के लिए गए, कौन से ऑर्डर्स के लिए गए, उसका पूरा सिस्टम आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, और ये मेजर कर सकते हैं कि आपका कौन सा सेल्समैन वीक है, या आपका कौन सा प्रोडक्ट वीक है, या आपकी कौन सी डिजाइन चल रही है या नहीं चल रही है। उसका पूरा सिस्टम आपको समझना है। बहुत सारे ज्वेलरों ने मुझे अपने कंसल्टिंग करियर में कहा कि हमें मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप करना है। मैनेजमेंट सिस्टम, पहले इस चीज को प्रॉपर समझ ले, मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। मैनेजमेंट सिस्टम डायरेक्ट कुर्सी में जाके, कैबिन में बैठ के जाके डेलीगेट करना मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता है। क्योंकि अगर आप हर एक प्रोसेस से नहीं गुजरते हो, अगर वो प्रोसेस से गुजरते नहीं हो, तो आपका स्टाफ आपको कहां गोली दे रहा है वो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो आपने उस प्रोसेस से जरूर गुजरना है, और गुजरते ही आपका स्टाफ अगर आपको ये गोली दे रहा है कि वो कस्टमर अभी बजट नहीं है, तो आप उसको बता सकते थे कि बेटा बजट नहीं है तो किस तरह का काम हो सकता था, किस तरह का चीज हो सकता था। पहली चीज आपने देखना है, आप अपने प्रोसेसेस को प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं, प्रॉपर प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं है। दूसरी बात, उस प्रोसेस को वैलिडेट करके आप एज एन एम्प्लॉई, नॉट एज एन एम्प्लॉयर, आप एज एन एम्प्लॉई उस हर प्रोसेस में काम करके देखिए, और ये देखिए कि ये प्रोसेस ठीक जा रहे कि नहीं।
जैसे आप समझिए कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्या आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को खाली जमीन देके जब तक फाइनल फर्नीचर वर्नीचर नहीं बन जाता शोरूम का, आप वहां जाएंगे ही नहीं कभी। आप रोज घर से निकलते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे कि मेरा शोरूम में वहां पर जमीन पे गड्ढे खुद गए कि नहीं, फिर उसका पिलर का काम शुरू हुआ कि नहीं, फिर उसका स्लैब का काम शुरू हुआ कि नहीं, फिर उसका साइड वॉल का काम शुरू हुआ कि नहीं, फिर उसका ये शुरू हुआ कि नहीं, फिर उसका आर्किटेक्ट प्लान हुआ कि नहीं। सो हर फेज बाय, जब तक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप हर चीज को नहीं देखते हैं, तब तक आप लोग प्रॉपर रिलैक्स नहीं होना चाहिए, और नहीं होते हैं, पॉसिबली नहीं होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपके शोरूम में आप किसी भी ट्रेनर, लीडर, कंसल्टेंट, कोच, किसी भी इंग्लिश बोलने वाले को अगर बुलाते हो, या हिंदी या गुजराती या मराठी जो भी बोलता है, पहले आप अपने आप को इवेल्युएट कर लीजिए कि आप सारे प्रोसेसेस जानते हैं कि नहीं। बिकॉज आज आप पैंट शर्ट पहन के आती है, पहली चीज आपको बोलता है बॉस आप कोट पहन के आएंगे ना, तो आपका इंप्रेशन बहुत धड़ाधड़ रहेगा। आपके कोट पहनने से आपका प्रॉफिट कैसा बढ़ेगा? आपको मजा आएगा, लेकिन प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? मेरे ज्वेलर भाई, मेरा एक ही पर्पस है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, प्लीज याद रखिए, एक्मे कंसल्टिंग का एक ही पर्पस है, आपका नेट प्रॉफिट बढ़ना। उसके अलावा मेरे को कोई मोटिवेशन देना, कोई ट्रेनिंग देना, वो सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज वो सब चीज बहुत टेम्पररी है। मोटिवेशन क्या होता है? एक गैस सिलेंडर जैसा है। घर में आप सिलेंडर लेते हो ना, आपको 30 दिन बाद या 40 दिन बाद भाभी जी बोलते हैं भैया दूसरा सिलेंडर बुक करवा लो बिकॉज सिलेंडर खत्म हो गया है। उसी तरह आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वैसा है। आप एक ट्रेनर को बुलाओ, वो आके बड़ी बड़ी चीजें बोलता है, बिल गेट्स, ये वॉरेन बफे, ये अंबानी, ये फंबानी, ये वो सब। माफी चाहता हूं अगर शब्द गलत यूज कर रहा हूं तो, लेकिन ये सब मजाक है, ये सब बहुत टेम्पररी है। आपके सिस्टम को, आपके प्रोसेस को जब तक आप नहीं समझोगे, प्लीज आप अपने स्टाफ को इंडिपेंडेंटली हाथ में नहीं देना करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपने स्टाफ के साथ कैसे डील करोगे। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे अपने स्टाफ के साथ, टीम के साथ। टीम बिल्डिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रामायण, हनुमान, वानर सेना। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है हनुमान जी की वानर सेना। एक टीम लीडर या मल्टीपल टीम लीडर डिफरेंट डिपार्टमेंट में प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ, भगवान श्री राम जी के इंस्ट्रक्शन के साथ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होता था। ना ही वहां पर प्रोसेस में कुछ डिविएशन था, ना ही वहां कोई इंस्ट्रक्शन में गलती थी, ना ही उसके मैनेजर्स कुछ पॉलिटिक्स चलाते थे उसमें। बहुत सारे ज्वेलरी शोरूम में हमने ये देखा है कि ज्वेलर्स कहते हैं हमें तो अच्छा एमबीए पढ़ा हुआ लड़का चाहिए, अच्छा परफॉर्मर चाहिए। मैंने अपने 17 साल के तजुर्बे में अच्छा बंदा नहीं देखा, क्योंकि वो जब मां के पेट से पैदा होके आता है या पैदा होकर अच्छा आता कि बुरा आता मुझे मालूम ही नहीं है। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट हर इंसान की साइकोलॉजी मेजर करता हूं, तो मुझे अच्छा बुरा नहीं मालूम, मुझे सिस्टम मालूम है, मुझे प्रोसेसेस मालूम है। अच्छा बुरा तो हर बंदा होता है। कॉइन जो होता है ना, सिक्का, उसके दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ऑलवेज समझिए अच्छा क्या, बुरा क्या। एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है, एक टीचर अपने स्कूल में अपने बच्चे से पूछते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं, बेटा एक जगह 2 मैंगो है और 2 मैंगो दूसरी जगह है, दोनों को प्लस किए तो कितना होता है? तो बोलते हैं 5। टीचर थोड़ा गुस्से में आ जाती है, बेटा फिर रिपीट करती हूं, 2 मैंगो और 2 मैंगो प्लस किए तो कितना होता है? बोले टीचर 5। टीचर गुस्से में आके उसकी मम्मी को फोन कर दिया कि मैडम आपका बच्चा 2 मैंगो और 2 मैंगो 5 बता रहा है, तो इनको तो मैथमेटिक्स लास्ट सब्जेक्ट में ही था, लास्ट सब्जेक्ट में ही बहुत अच्छे स्कोर आए थे, फिर वो 5 क्यों बता रहा है? तो बोले टीचर उसको मैंगो पसंद नहीं है, इसलिए शायद गलत बता रहा होगा, आप उसको स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, आप पूछिए। तो टीचर बोलती है बेटा 2 स्ट्रॉबेरी और 2 स्ट्रॉबेरी को प्लस करे तो कितना होता है? बोले टीचर 4। ठीक है, परफेक्ट। फिर मैं रिपीट करती हूँ, टेस्ट करती हूँ, 2 मैंगो और 2 मैंगो प्लस किए तो कितना होता है? टीचर 5।
बेटा मुझे ये बता कि 2 स्ट्रॉबेरी और 2 स्ट्रॉबेरी 4 होती है, लेकिन 2 मैंगो और 2 मैंगो 5 कैसे होते? बोलते टीचर मेरी बैग में एक मैंगो ऑलरेडी है जो मेरे मम्मी ने डाला है। सो आप टीचर को गलत मत बताइए, बिकॉज टीचर लॉजिक बात कर रही है, बच्चा वो बात कर रहा है जो लॉजिक के बियॉन्ड है। बच्चा गलत नहीं है, टीचर भी गलत नहीं है, हम दोनों की गलती नहीं निकालेंगे। बहुत बारी अपने शोरूम में होता है, बहुत बार होता है कि हम ओनर और स्टाफ के बीच में ऐसा आर्ग्यूमेंट देखते हैं जो इतना बढ़ जाता है, जो ईगो लेवल पे चले जाता है। कभी कभी वो दोनों राइट होते हैं, लेकिन ईगो लेवल इतना हाई हो जाता है कि लॉजिक और ऑब्वियस दोनों ओवररूल हो जाते हैं, दोनों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। अब आते हैं आपके स्टाफ की तरफ। स्टाफ कैसा होना चाहिए, कैसे उसके सिस्टम्स होने चाहिए, कैसे उसका रिपोर्टिंग होना चाहिए। बहुत बार ये ज्वेलरी स्टोर्स में रिपीटेडली मैंने सुना है कि हम हायरिंग के टाइम पे हम स्टाफ नहीं ढूंढ पाते, या हमें स्टाफ सही रिक्रूटमेंट के लिए मिलता ही नहीं है। एक्सक्यूज मी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो सिस्टम्स की जो तैयारी होनी चाहिए वो जीरो होती है। दूसरी बात, हम ऑलवेज सालों साल से, कई सालों से बिजनेस में एक ही पैटर्न अपनाते आए हैं कि किसी को भी हायर करते हैं तो पहले उसका ट्रस्ट बेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बैकग्राउंड चेक ज्वेलरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेजिंग है, स्पेशली फैमिली ओन ज्वेलर के लिए। कॉर्पोरेट के लिए ये बैकग्राउंड चेक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके प्रोसेस डिफरेंट है, इसलिए उसमें उतना वैलिड नहीं है जितना फैमिली रन के लिए। हम यहां ज्यादातर बात कर रहे हैं फैमिली रन बिजनेस। फैमिली रन बिजनेसेस में ये चीज बहुत मायने करती है, वो किस रेफरेंस से आता है। दूसरी बात है, हम उसको इजीली कंक्लूड ना करें कि वो डंप है या अमेजिंग है या सॉलिड एक्सपीरियंस है। जो स्टाफ आपके पास रेज्यूमे लेके आता है कि मैंने एक्स वाई जेड शोरूम में या एक्स वाई जेड मैन्युफैक्चरिंग में 10 साल काम किया हुआ है, तो बॉस आप समझिए कि मैं तो कास्टिंग का मास्टर हूं, मैं तो कैड कैम का मास्टर हूं, मैं तो सेल ऐसे करते आता हूं कि डब्बा खोला नहीं कि दुकानदार पूरा माल छाट लेता मेरे पास। प्लीज अपने पास उसको हायर करने से पहले पूरे ट्रेनिंग प्रोसेसेस डिफाइन करके रखिए, डिफाइन करके रखिए। आप अगर अमेरिका जाके शादी करते हो अपने बच्चे की, किसी इंग्लिश वुमन से शादी करवाते हो अपने बच्चे की, और अगर वो बेटा घर में लेके आता है और अपने घर के अगर सिस्टम आप उसको नहीं समझाओगे ना, तो नेक्स्ट डे वो स्कर्ट और हाफ पहन के आ जाएगी, आपके सब बड़े लोगों के सामने बैठ जाएगी। हमारे घर में कल्चर है कि पहले बड़ों को पांव छूना, बहू आके प्रणाम करना, सबको पानी देना, और ये आके आपके सोफों पे बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने वो प्रोसेस ही डिफाइन नहीं किया, पहले बताया ही नहीं कि आपके घर का क्या रिवाज है। उसी तरह आपके शोरूम में, जिसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं इंडक्शन, इंडक्शन जहां से चिंगारी मिलती है, आपने पहले ही दिन उस स्टाफ को हायर करने से पहले, भले ही वो फ्रेशर हो, उसको कुछ नहीं आता हो। मैंने बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी शोरूम में एग्जांपल सुने हैं कि ये बच्चा हमारे पास पानी पिलाने के लिए आया था, 2 महीना हुआ ये बच्चा अभी कस्टमर सर्विस करने लग गया, बिकॉज उसका एटीट्यूड इतना जोरदार था कि उसको हम पानी पिलाने के लिए नहीं रख सकते थे, वो कस्टमर सर्विस में सॉलिड हो गया, लेकिन फिर हमको पानी पिलाने वाला अच्छा बंदा नहीं मिल रहा है। सो ये अच्छे बुरे से प्लीज बाहर निकल जाइए। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, आपको जो जो स्टाफ हायर करना है उसका प्रोसेस डिफाइन करके रखिए कि अगर सेल्समैन मेरे शोरूम में आएगा, जिसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, बहुत लोग इसको एसओपीज भी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये दो अलग अलग इंग्लिश है जिसको घुमाया जा सकता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आप उसको अंदर आने से बाहर जाने तक उसकी सारी चीजें लिख के रखिए, और उसका इंडक्शन कीजिए ओनर के सामने बैठ के कि बेटा तू सुबह आता तो पहले कपड़ा काउंटर साफ करना, फिर जाके सेफ से माल निकालना, सेफ से माल निकलते टाइम ये ध्यान रखना कि टूटना फूटना नहीं कुछ भी सामान। दूसरी चीज है सेफ को इस तरह डिजाइन में जमाना, पुराने माल को अंदर लगाना, नए माल को बाहर लगाना, नया माल को प्रॉपर चेंज करना कितने दिन।
हर चीज का एक प्रॉपर ये है। अगर आप पानी पिलाने वाला हायर करते हैं तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन, बेटा पानी दे तो इस तरह ग्लास पकड़ना, ऊपर उंगली नहीं डालना, इस तरह प्रॉपर स्माइल करके देना, चाय पिला रहे हो तो चाय का कप के ऊपर जहां सिप लगता है, हर चीज को डिटेल में डिफाइन कीजिए। खाली डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट ट्रेनर आपको ये मिलेंगे जो गूगल में जाएंगे और इस जॉब डिस्क्रिप्शन और एसओपी के प्रिंट आउट निकाल के आपके पास लेके आएंगे और देंगे, बॉस ये हमारे हिसाब से एसओपीज है। बड़ी बड़ी कंपनी यही करती है, आप भी यही करना है। प्लीज मत कीजिए। आप खुद पहले इसको वैलिडेट कीजिए, कंफर्म कीजिए कि ये प्रोसेस हमारे पास प्रॉपरली चल पाएगा, या उसको कस्टमाइज कीजिए। बिकॉज तनिष्क का स्टाफ उसको सूट पहनाता है, टीबीजेड का स्टाफ उसको पल्लू बांधता है, हम भी उसको उस तरह पहनाए। प्लीज डोंट डू दैट। आप डिफाइन कीजिए। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था, बिजनेस आपका, पैसा आपका, रणनीति आपकी रहेगी, किसी कंसल्टेंट की नहीं रहेगी। एडवाइस दे सकता है अगर आपको ठीक लगे तो। आपका शोरूम, आपका स्टाफ कैसा दिखेगा आप डिसाइड करोगे, कोई थर्ड पर्सन डिसाइड नहीं करेगा। बिकॉज उस शोरूम ने किया है आप करोगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज ये कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज, आपके पास जब मैं ये कहता हूं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसका मतलब है एक कल्चर क्रिएट करना है। मैंने बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी शोरूम में और हमारे क्लाइंटों में हमने ये देखा है, मॉर्निंग में हमने 5 मिनट एक योगा सेशन करवाया है। योगा सेशन का इंपॉर्टेंस ये था कि आप देखिए, अपने स्टाफ को बारीकी से देखिए। आपका शोरूम होता है ब्यूटीफुल 5 स्टार जैसा, ब्यूटीफुल, छोटा शोरूम हो, रिनोवेटेड, बड़ा है, जैसा भी है, आपका शोरूम इतना ब्यूटीफुल रहता है। एसी रहता है उसमें, प्रॉपर चाय पानी कप में रहता है, बिस्किट्स आती है, आपका स्टाफ मजे से रहता है, एकदम जबरदस्त। अब वही स्टाफ आपका जो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 50,000 स्टाफ लेके जब घर जाता है, क्या सेम ब्यूटीफुल कल्चर उसमें घर में रहता है? वो आता है एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से या लोअर क्लास से। आपको मालूम होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जितनी बार मैं ताज विजिट करता हूं, ताज बॉम्बे या ये, उसके एम्प्लॉय को जरूर पूछता हूं, उसके स्टाफ को, कि आप कहां से रहते हो, और 50% स्टाफ धारावी या मीरा रोड या वसई या यहां से होता है। उसके घर में आप देखोगे तो एक खोली होती है जिसमें 5 लोग सोते हैं, एक छोटा किचन और एक बाथरूम टॉयलेट होता है, या बाहर जाते होंगे बाथरूम टॉयलेट। आपका स्टाफ जब घर जाता है, ऑब्वियस है कि वो बैक टू नेगेटिविटी जा रहा है। लेकिन ये नेगेटिविटी कहां से कंटिन्यू होती है? देखिए, मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी शोरूम में हमने ये ऑब्जर्व किया हुआ है, 99% ऑफ द स्टाफ नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है आप बताइए? नेगेटिव इसलिए होता है कि यहां से जब वो घर जाता है तो एक जो डिस्कशन शोरूम के बारे में होता है ना, बॉस के बारे में, स्टॉक के बारे में, कस्टमर के बारे में, सैलरी के बारे में, टाइमिंग के बारे में, और हर सारी 500 चीजों के बारे में उसके पास एक फेक माइंड का एक डिस्कशन होता है जो ट्रू नहीं हो सकता। लेकिन ये डिस्कशन का एक लिस्ट है ना, 100% शोरूम में है इंडिया में, 100%। इंडिया का एक ज्वेलर मुझे बुला ले, मैं कंपलसरी रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे बुला दे और ये बताएं कि मेरे शोरूम में 0% कंप्लेन है। स्टाफ मेरा कंप्लेन ही नहीं करता है। मैं बिलीव नहीं करूंगा, मैं जरूर देखना चाहूंगा और उससे पब्लिकली अप्रिशिएट करना चाहूंगा। आपका 99% स्टाफ जो नेगेटिव है ना, वही आपका कस्टमर लूज करने में एफर्ट डालता है। नेगेटिव वो किसी चीज से नहीं होता है, अपने साइकोलॉजिकल थिंकिंग की वजह से। क्या होता है कि 3 स्टाफ खड़ा हुआ है, एक स्टाफ कुछ अपनी घर की बात करता है तो 2 जन उसको सहमत देते हैं, एक स्टाफ बॉस की बात करता है तो 5 लोग सहमत देते हैं, एक स्टाफ इंसेंटिव की बात करता है, 10 लोग उसको सहमत देते हैं। ये सहमत देने में क्या होता है, ये जो बड़ा सा लिस्ट बनता है, बड़ा सा, ये लिस्ट लेके ये लोग शोरूम के बाहर निकलते हैं। बहुत सारा स्टाफ बाहर मिलता है, तब 10 मिनट फिर वो सेम बात करता है, सेम एग्जैक्ट बात जो पूरे दिन शोरूम में बात की है, वही लेके वो घर में जाता है। उसके घर वाले लोग जो पुअर बेचारे एक्सपेक्टेशन में बैठे रहते हैं कि मेरा सिपाही जो लड़ने के लिए सरहद पे सुबह से शोरूम में गया हुआ है, वो थका पका घर आए तो हम 2 निवाले प्यार से उनके साथ खुशी से खाना खाए और अच्छा शेयरिंग करें।
लेकिन ये सोल्जर, ये आपका स्टाफ जो घर में पहला कदम रखता है ना, तो पहली चीज बोलता है कि मम्मी तू अभी मेरा दिमाग नहीं घुमाना, ऑलरेडी वहां सबने घुमा दिया है। इतना फ्रस्ट्रेशन में जाता है अपने घर में, और घर में वो अपसेटनेस लेके जाता। रात में ना ही अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिता पाता, ना ही मॉर्निंग में अर्ली फ्रेश उठता है, बिकॉज उसके लिए कोई मोटिवेशन पॉइंट है ही नहीं, जीरो। उसका मोटिवेशन पॉइंट एक ही है, जिसके जिम्मेदार आप है, उसका मोटिवेशन पॉइंट एक ही है, पैसा कितना ज्यादा मिलेगा, वो एक ही मोटिवेशन पॉइंट है। इससे कैसे हटेंगे मैं बताऊंगा पहले। अब वो घर से सुबह में लेट लेट, आंख एकदम बड़ी बड़ी, नाश्ता किया नहीं, घर से झगड़ा करके फिर वो निकलता है। रास्ते में गाड़ी वाला, उसका ट्रैफिक, रास्ते में उसका दोस्त मॉर्निंग में उसको फिर व्हाट्सएप भेजता, अपसेट वाले 5 6 10 व्हाट्सएप भेजते। शोरूम में अगर 9:50 का टाइम है, 9:51 को आएगा, 9:52 को आएगा, और प्यार से 20 रुपया कटवाएगा, 50 रुपया कटवाएगा, और फ्रस्ट्रेशन में शोरूम में आएगा। सामान लगाते टाइम अगर उसका चेहरा आप देखोगे ना, तो आपको यह लगेगा कि आज उसका कोई फैमिली मेंबर हार्ट पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है, आप ये देखोगे। बट इसका इंपैक्ट, डायरेक्ट इंपैक्ट और नॉट इंपैक्ट, बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है आपके बिजनेस पे। अभी आप ये देखिए, आपके स्टाफ के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन पॉइंट क्या होना चाहिए। एक तो आप उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करते हो, what value addition do you do in your staff's life that he sticks to you, वो आपसे जिंदगी भर जुड़ा रहे। आपका कल्चर कैसा रहना है, आपके पास कैसा फ्रीडम है प्लस अकाउंटेबिलिटी है, आपके पास किस तरह का मोटिवेशन है और अकाउंटेबिलिटी है, आपके पास किस तरह का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इनबिल्ड कल्चर है। बाहर का ट्रेनर तो सिर्फ 2 महीना 6 महीना साल, क्योंकि वो तो दिन का और घंटे का काउंट करता है। अंदर कौन है आपका शोरूम में जो ट्रेनर है, जो रोज गैस भर सकता है, उनको उनको रोज अप्रिशिएट कर सकता, बिकॉज उनकी जिंदगी में डीमोटिवेट करने वाले 10,000 लोग हैं। आप ये देखिए, इस पृथ्वी पे 100% लोग, मैं 0.1% योगी लोगों को, स्पिरिचुअल लोगों को निकाल दूंगा इसमें से, 100% लोग अपसेट है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बे बताता हूं, 100% लोग इस पृथ्वी पे अपसेट है। जब आप किसी इंसान को खुश देखते हो, स्पेशली आपके फैमिली मेंबर को, आपके स्टाफ को, आप और सोचने लग जाते हो, ये आइटम आज खुश क्यों है, ये इसको क्या हो गया जो आज खुश है, पागल हो गया है क्या। और यही खुशी जब आप घर लेके जाते हो ना, तभी भी यही प्रॉब्लम आता है कि रोज झगड़े में आता है, ये आज खुश क्यों है। मतलब खुशी किसी का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे 200 रुपया दीजिए, आपकी जेब में अगर 10 रुपया ही है, क्या आप मुझे 200 रुपया दे पाओगे? बिकॉज आपकी जेब में खुशी नहीं है, आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस नहीं है। इसकी वजह से आप दूसरे को हैप्पी देख ही नहीं सकते, आप तुरंत उसको अपसेट करने का कुछ ना कुछ तुक्का मारोगे। आप जरा पॉजिटिविटी ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बताओ कि मैं गारंटी देता हूं, मेरा कल न्यूज मीडिया में ये लाइव रिकॉर्डिंग डाल दो कि मैं गारंटी देता हूं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री 10,000% ग्रोथ करेगी दिवाली में। मेरे गट फील से, मेरे इमोशन से, मेरे पॉजिटिविटी से मैं डाल रहा हूं। 5,000 कमेंट आ जाएंगे लॉजिक वालों के और इकोनॉमिस्ट के कि किस बेस पे आप बोल रहे हो कि फ्यूचर ये है। कोई बेस नहीं है, बिकॉज मैं भी भगवान नहीं हूं, आप भी भगवान नहीं है। मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी बैठी हुई है जो मुझे बिलीव करा रही है कि कल 10,000% ग्रोथ होने वाला है। आपका स्टाफ अगर डेली मोटिवेशन हो सकता है, अगर मोटिवेट हो सकता है, अगर उसको कुछ लर्निंग मिल सकता है जो उसको कोई शोरूम में ना मिले। आप अगर उसको 10,000 रुपए दे रहे हैं, बाजू वाला शोरूम उसको 12,000 रुपए दे रहे हैं, वो क्यों छोड़ के नहीं जाना। अगर उसको वो लर्निंग मिल सकता, अगर उसको वो फ्रीडम मिल सकता, अगर उसको वो मोटिवेशन मिल सकता, अगर उसको वो डेवलपमेंट हो सकता, और अगर उसको रिवॉर्ड भी ऐसा मिल सकता जिससे वो आपसे जिंदगी भर छोड़ के ना जावे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने बहुत सारे ज्वेलरों को देखा हुआ है जो लास्ट 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, साल में एक बार या 2 बार अपने कस्टमरों के लिए एक दिवाली धमाका या कोई धमाका निकालते हैं, जिसमें टीवी,
फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, घर, ये वो सब देते हैं। किसी ज्वेलर ने किसी ज्वेलर ने इंसेंटिव्स में, मैं ढोलकिया जी का बहुत शुक्रगुजार हूं, घनश्याम भाई ढोलकिया जी, मैं अगर सही नाम ले रहा हूं, हरे कृष्णा एक्सपोर्ट, जिन्होंने बहुत समय पहले अपने एम्प्लॉय को 500 या 5000 फ्लैट दिए थे, गाड़ियां दी। मैं ये कहता हूं ज्वेलर भाई, आज आपका बिजनेस अगर साल का 100 किलो है या 50 किलो है या 25 किलो है, इसका टारगेट 1.5 गुना लगाइए आप, टारगेट 1.5 गुना लगाइए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया के एक ज्वेलरी शोरूम में है, यह सब्जी भाई ढोलकिया, क्षमा चाहता हूं शायद नाम गलत बोला, बट आप अपने हमारे एक क्लाइंट में हमने एक ट्रायल किया था। ये क्लाइंट का बहुत छोटा शोरूम है, जहां पर वो महीने का खाली 3 लाख रुपए का डायमंड ज्वेलरी बेचते हैं। आप सब जानते हो कि डायमंड ज्वेलरी का प्रॉफिट 20 से 25% जीपी होता ही है। अभी हमने ये कहा कि हमें 2 लाख रुपए से 20 लाख रुपए का अगर सेल करना है, 2 लाख रुपए से 20 लाख रुपए का सेल करना है अगर डायमंड का। अभी हमने ये देखा कि शोरूम में 8 स्टाफ है, टोटल 8 स्टाफ है, जिसमें से एक कैशियर, एक बैकहैंड में और 6 फ्लोर पे थे। हर स्टाफ के पास, किसी भी स्टाफ के पास 8,000 रुपए से ज्यादा का सेलफोन नहीं था। हमने क्या किया, 15,000 वाले 15,000 वाले 8 सेलफोन 15,000 वाले 8 सेलफोन आठों के काउंटर पे रख दिए, और हमने कहा इस महीने हमको 20 लाख रुपए का डायमंड ज्वेलरी का सेल चाहिए। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं कनेक्ट करने के लिए, प्लीज इसको पर्सनल मत लीजिए, प्लीज उसको नेगेटिव में मत लीजिए, मैं किसी को भी एड्रेस नहीं कर रहा हूं। एक एग्जांपल, अगर आपको अच्छा लगे इंप्लीमेंट कीजिए, अच्छा ना लगे आपका चॉइस है सर, प्लीज। उस शोरूम में एक महीने में उन्होंने 18 लाख रुपए का सेल किया। 2 लाख से 3 लाख का जो डायमंड एवरेज सेल आ रहा था, वो 18 लाख पे चले गया, क्योंकि इन स्टाफ को हमने सबको सेलफोन बांटा। अभी ये सेलफोन इन सबका ड्रीम है। अगर आप साल का 100 किलो सेल करते हो, आप 150 किलो का टारगेट लगाए, 150 किलो का टारगेट आप अपने 20 बैकहैंड स्टाफ को कैसे इंसेंटाइज करना है, उसका डिस्कशन में सेकेंडरी करूंगा, या तो मैं फर्दर अपने प्रोग्राम में करूंगा, बिकॉज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैं शायद इसको स्ट्रेच इतना करता हूं कि टाइम हमको ऑलवेज कम पड़ रहा है। लेकिन सेल स्टाफ और जो वॉरियर्स है, उनके लिए आप बाइक, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जो बेसिक नेसेसिटीज है, 30-40 हजार के अंदर आ सकता है। अगर साल में एक बार इसको बोनस के रूप में इंसेंटाइज कर सकते हैं और अपना सेल्स 50% बढ़वा सकते हैं, आप अपने कस्टमर को देने की जगह अगर आप अपने स्टाफ के लिए डिजाइन कर सकते हैं, आपका स्टाफ जिंदगी भर आपसे छूटेगा नहीं। दूसरा, आपका सेल कभी भी डिप नहीं होगा। तीसरा चीज, आपका स्टाफ वॉरियर के जैसा लॉयल, ट्रस्टवर्दी और आपको ऑलवेज ब्रांड प्रमोट करता रहेगा। 100%। शोरूम में सबसे ज्यादा जो ड्रॉबैक मैंने देखा हुआ है कि जब कस्टमर शोरूम में आता है, स्टाफ उनको स्टॉक दिखाता है, रिंग लेना है तो रिंग दे देता है, चेन देना है चेन दे देता है। शोरूम में एक और चीज मैंने सुनी है, जिसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या होता है, अप सेलिंग क्या होता है? क्रॉस सेलिंग नाम का वर्ड ही है क्रॉस सेलिंग। मतलब अगर उसने एक नेकलेस लिया है या एक मंगलसूत्र लिया है, उसके पास अगर 2,25,000 का बिल बना है, उसने आपको 2,40,000, 2,50,000 दिए या 3 लाख रुपया दिए या ऐसा बंडल दे दिया, मैडम एक रिंग आया हुआ है 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, जो मैच करेगा और जो आपको ऑलवेज पसंद आता है, या इयरिंग आया हुआ है या पेंडेंट आया हुआ है। क्रॉस कुछ भी सेल कर सकते हो जिससे सेल्स बढ़े और प्रॉफिट बढ़े। एक्सक्यूज मी। सेकंड चीज है अप सेलिंग। अप सेलिंग मतलब क्या? अप सेलिंग मतलब समझो उसने 5 तोले का माल मांगा है, समझो 2 लाख रुपए का लिया है, आप 2 लाख का तो स्टॉक उसको दिखा ही रहे हो, लेकिन 2 लाख से 2,20 तक कैसे ले जा सकते हो, 2,50 तक कैसे ले जाते हो? मैंने ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं ज्वेलरी शोरूम में कि कस्टमर सिर्फ कॉफी पीने आया और उसने 5 लाख का 10 लाख का सेट ले लिया, रखवा लिया, साइड में कर लिया। बहुत सारे ऐसे भी ज्वेलरी शोरूम है जहां पर ये पॉसिबल होता है। आपको नियंत्रण
अपने मैनेजमेंट सिस्टम पे पर्सनली इन्वॉल्वमेंट में खास ध्यान रखना है। कॉर्पोरेटाइजेशन की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस का जो फैक्टर है, सर्विस जिसको कहते हैं, जो अनबिलीवेबल है। मैंने आगे भी कहा था, कैरेमाइन गैलियो की एक किताब है एप्पल एक्सपीरियंसेस, और 5 स्टेप ऑफ एप्पल सर्विसेज यूट्यूब में टाइप कीजिए और उसकी सर्विसेज को गहराई से समझिए। ये इंग्लिश में है, अगर आपको ना समझ में आए तो आपके स्टाफ को या आपका बच्चे को कहिए कि वो उसको समझा पाए। और तनिष्क ने, इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है तनिष्क, उसने उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया हुआ है और उसके पीछे लगातार सालों साल इन्वेस्ट किया हुआ है। उनको मालूम है कि 5 सेट दिखा के मैं उसको कैसे सेल्स करवा सकता हूं, मैं उनको कैसे एंगेज कर सकता हूं और अपने कस्टमर को, ट्रू कस्टमर और फेक कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूं। एग्जैक्टली सर्विस मैटर करता है, एग्जैक्टली आपका सिस्टम मैटर करता है, एग्जैक्टली आपका रिलेशनशिप मैटर करता है। आप कैसे अपना मैनेजमेंट सिस्टम ठीक करेंगे और अपने स्टाफ को एज अ फैमिली मेंबर, जताने के लिए नहीं, एज अ फैमिली मेंबर अपने शोरूम में जिंदगी भर कैसे निभाएंगे। जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, आप अपना शोरूम नहीं बढ़ा पाओगे, आप अपने स्टाफ को ग्रोथ नहीं दे पाओगे, आप अपनी जिंदगी बेहतर नहीं बना पाओगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, 99% स्टाफ जो शोरूम में आता है, जो सालों साल एक्सपीरियंस होता है, फिर भी उसको कैलकुलेशन में ऑलवेज गड़बड़ होती है, ऑलवेज गड़बड़ होती है कैलकुलेशन में, ऑलवेज लोचे मारता है और फिर ओनर की गाली खाता है। ओनर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बेटा तुझे 500 बार सिखाया। इससे अच्छा हम एक सिस्टम बनाए जिससे हम सबको सब कुछ सिखाए। हमारे शोरूम का एक कल्चर टिप ये है, आप सबको सब कुछ सिखाओ, सबको सब कुछ सिखाओ। बिकॉज कल आपका धुलंधर बंदा, कोई धुलंधर स्टाफ है जिसको आप 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो, वो कहेगा बॉस 1.5 दोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो आप अपना देख लो, आप अपना कर लो। आप बोलते बेटा तू आज ही निकल जा, 1 महीने का फ्री वो भी ले ले, क्योंकि आपका हर बंदा वॉरियर होना चाहिए। सरहद पे जो आपका सिपाही लड़ता है, वो वेल ट्रेन आगे नहीं रहता है और नॉन ट्रेन पीछे नहीं रहता है। हर बंदे को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर सिस्टम्स दिए जाते हैं जिससे वो मास्टर हो पाए। आपको अगर सही में कंटिन्यूअस प्रॉफिट जनरेट करना है, आपका हर सेल्समैन स्ट्रॉन्ग सेल्स में होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्रॉस सेलिंग में होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड में होना चाहिए। ये सब तो बाद में होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज उसका प्यार भरा व्यवहार, आपसे भी अच्छा उसका व्यवहार होना चाहिए। आपका व्यवहार, आपसे 10 गुना अच्छा व्यवहार उसका होना चाहिए, जिसको कहते हैं अतिथि देवो भव। सही में अगर इसकी मायना सीख पाए तो किसी की ताकत नहीं है कि आपका प्रॉफिट डिप हो, आपका प्रॉफिट डाउन जाता हो। बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी शोरूम में मैंने प्रोसेसेस देखे हैं जिसमें ओल्ड गोल्ड में प्रॉब्लम आता है, कैश टैली में प्रॉब्लम आता है, रात को स्टॉक मिलाने में प्रॉब्लम आता है, डेड स्टॉक में प्रॉब्लम आता है। ये बहुत देखा हुआ है मैंने। मेरा रिक्वेस्ट है, इसकी सिस्टम को प्रॉपर देखिए। स्टाफ लायबिलिटी नहीं है, उसको आप अपने बैलेंस शीट में बोझ मत समझिए। स्टाफ कम करने का मत देखिए, स्टाफ को कैसे आप अपग्रेड कर सकते हो कि बिजनेस डबल हो, ट्रिपल हो। अगर आज आपका 100 ग्राम 125 ग्राम बिजनेस है और 140 160 हो गया तो खुशी होने की बात नहीं है। मेहनत की है आपने, 200 कैसे होगा, 250 कैसे होगा, 500 कैसे होगा। हमारा एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है महाराष्ट्र का, ब्यूटीफुल एग्जांपल है, यंग बच्चा, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 ब्यूटीफुल एग्जांपल इनफैक्ट है। यंग बच्चा 12वीं कक्षा में, हमने उनको 2 साल कंसल्टिंग किया। एक छोटा शोरूम हुआ करता था उनका 70 से 100 फीट का, और 70-80 ग्राम सेल करते थे वो। उन्होंने अपना शोरूम 2200 स्क्वायर फीट का उस जगह जाके डाला, 2 किलोमीटर दूर, जहां पर कोई ज्वेलरी मार्केट ही नहीं है, एक चौक में। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो माइंडसेट और उनका जो फोकस,
कि यहां पर सराफा बाजार में छोटी गली में 70 स्क्वायर फीट में अच्छा कस्टमर आ ही नहीं पा रहा है, कार नहीं ला पा रहा है, मेरी जगह ऐसी है कि वो बैठेगा ही नहीं। वो बंदा वहां से बड़े शोरूम शहर जाएगा, बस 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, जहां उसको अच्छा वैरायटी। इस लड़के ने 70-80 ग्राम 100 ग्राम से 400 ग्राम की जर्नी 2 साल में अचीव की। 2 साल में स्कूल भी पढ़ता है, कॉलेज भी जाता है, और अपने पापा का बिजनेस उसने इतना सॉलिड अचीव किया है, अनबिलीवेबल। हमारे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, इतना अचीव। और आज की तारीख में उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल शोरूम भी डाला है, और उसके साथ हर वर्टिकल को बिजनेस ग्रोथ किया है, जैसे जेमस्टोन, सिल्वर, 1 ग्राम, सब कुछ, और सब में ब्यूटीफुल प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। दूसरी एक बात, एक यंग बच्चा लंदन से एमबीए करके आया, उन्होंने पहली चीज अपने शोरूम में आइडेंटिफाई की, हम भी उनके साथ थे कंसल्टिंग में, उनके साथ कंसल्टिंग में थे। उन्होंने आइडेंटिफाई कि मेरे शोरूम में, मेरे पास नंबर ऑफ शोरूम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे पीपल को मैं एंगेज नहीं कर पा रहा हूं और मेरे स्टॉक को मैं मेंटेन बराबर नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने पहले काम किया, 50 स्क्वायर फीट की ऑफिस में बैठ के उन्होंने अपने 800 से 1000 स्टाफ को प्रॉपर स्ट्रीमलाइन किया, उनके प्रोसेसेस डिफाइन किया, और 8 महीना लगा उनको हर एक स्टाफ को इवेल्युएट करने के लिए। उसके बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर पे 3.5 महीना लगाया और उसको प्रॉपर प्रॉपर स्ट्रीमलाइन किया। प्लीज नाम मत टाइप कीजिए, ये सब गलत नाम है जो आप टाइप कर रहे हो, मैं क्षमा चाहता हूं, प्लीज नाम मत टाइप कीजिए किसी का भी, ये गलत नाम है सारे जो आप टाइप कर रहे हो, और हम चाहते नहीं कि कोई भी नाम आए। आप सेल्फ रिसर्च कर सकते हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम किसी का नाम रिवील करें। लेकिन मैं इस एग्जाम्पल से ये कहना चाह रहा हूं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर अपनी टीम से साथ मिलके चाहे तो, आपकी टीम एक तरफ और आप एक तरफ, आप कौरव और पांडव नहीं है, आप वन टीम हो, वन टीम हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो होलसेलर्स की है। इस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बहुत योगदान दिया है इस इंडस्ट्री को। ब्यूटीफुल क्राफ्टमैनशिप, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट डिजाइन, बट 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 जब तक वो फाइनली रिटेल काउंटर तक पहुंचकर वो माल नहीं बिकेगा, इसमें पूरा सप्लाई चेन, जिसको पाइपलाइन कहते हैं, जहां से पानी निकलता है और नल में से जब तक फ्लो नहीं होता है सप्लाई चेन में, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर, इसमें इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, बहुत बड़ा योगदान रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। इन्होंने जब अपने प्रोसेसेस डिफाइन किए, अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन की और सिस्टम को डिफाइन किया। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर है जो मुझे कहते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से हम ज्यादा स्टॉक नहीं बना पाते, हम इनपुट नहीं करते, हम ज्यादा उधार नहीं दे पाते, हम ज्यादा लोगों को सर्व नहीं कर पाते, हम हमारी क्रेडिट, सबसे बड़ा कंसर्न है, हम हमारी क्रेडिट को रिकवर नहीं कर पाते, या क्रेडिट बहुत बार डेड हो जाती है, बहुत बार डेड हो जाती है। अब आते हैं, पहली चीज हमारा सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सिस्टम ये होना चाहिए कि स्टॉक तो आप बना ही लेते हो, लेकिन स्टॉक बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में हर फेज को, जिसमें लीन मैनेजमेंट सिस्टम, जापान की एक थियरी होती है लीन मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं, या काइजन कहते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। काइजन का 50% नॉलेज आपको यूट्यूब, गूगल से ही मिल जाएगा। काइजन के कंसल्टेंट भी मिलेंगे आपको। बहुत सारी ऐसी कंसल्टिंग कंपनी है या बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने काइजन अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट किया। सब्जी भाई ढोलकिया बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने काइजन को अपनाया और बहुत सक्सेस पाया। काइजन इंप्लीमेंट करने से आपका वेस्टेज कम होगा, आपका टाइम बचेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए पहली चीज है कि जहां से सोना निकलता है और फाइनली सोना बन के आता है, वहां तक हर स्टेज में कहां कहां स्टाफ इन्वॉल्व है और उसके साथ क्या क्या टाइमिंग और उसकी अकाउंटेबिलिटी इन्वॉल्व है, उसके प्रोसेस डिफाइन कीजिए, उसको रेगुलर अकाउंटेबल कीजिए। मैक्सिमम टाइम जाता है हम सोना इश्यू करने में और रात में मिलाने में और जमा करने में। हर प्रोसेस को डिफाइन कीजिए, बिकॉज अगर प्रोसेस डिफाइन नहीं हो पाते
तो एमरल्ड इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन पाती, और गुजरात के बड़े बड़े जो कंपनीज है वो इतनी बड़ी कंपनीज नहीं बन पाती। सो प्लीज इस चीज को अपनाइए। इस चीज को अपनाने से आपकी लाइफ इजी होगी। प्लस जैसा मैंने कहा, क्रेडिट आपका कॉल है, कंपनी आपकी है, जिंदगी आपकी है, कस्टमर आपके है, आपका चॉइस है। लेकिन अगर आप क्रेडिट दोगे तो आप अपने फाइनल रिटेलर को भी एंटरटेन कर रहे हो क्रेडिट में बेचने के लिए। ना ही आप क्रेडिट लीजिए, ना ही आप क्रेडिट दीजिए, ना ही आप क्रेडिट बेचने का आगे एंटरटेनमेंट कीजिए। ये पर्सनल कॉल है आपका, मैं ये थंब रूल नहीं बोल रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग को अगर ग्रो होना है, मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो होने के दो ही थंब रूल है। पहला रूल है, पहला रूल ये है कि आप लिमिटेड डिजाइन बनाइए, एक्सक्लूसिव डिजाइन बनाइए, एक्सक्लूसिव फिनिशिंग बनाइए। मतलब एक बार अगर प्रोडक्ट देखा तो आंख खुली की खुली रह जाना है। एक्सक्लूसिव डिजाइन बनाइए। लेकिन जब वो बायर आता है तो वो लेने में इतना उत्सुक हो जाए कि आप अपना इनाफ मार्जिन ले पाओ और आप इनाफ अच्छा काम कर पाओ। दूसरा है, मास को कैटर कीजिए। आप जनरल डिजाइन बनाइए, फिनिशिंग सुपर, डिजाइन सुपर, क्वालिटी सुपर। उसके अलावा रीच हैज टू बी सुपर। रीच बहुत जोरदार रहना है। आप मैक्सिमम कस्टमर इंडिया में जाइए और रीच कीजिए, और अपनी पॉलिसी से, अपनी स्ट्रेटजी और अपनी प्रोडक्ट डिजाइनिंग से इसको आगे ले जाइए। क्षमा कीजिए, मैं 5 मिनट और लूंगा। आज भी सेशन थोड़ा ड्रैग हो रहा है, मैं 5 मिनट और लूंगा, प्लीज क्षमा कीजिए। मेरा ये कंसर्न है होलसेलरों के लिए भी, बिकॉज होलसेलरों के पास बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर माल बना के होलसेलरों को पुश करते हैं, या दोनों का कनेक्ट इतना प्यारा रहता है, इतना सॉलिड हस्बैंड वाइफ जैसा रहता है कि इनको मेटल की तैयारी ऑलवेज करनी पड़ती है। होलसेलरों में जो कैटेगरी खाली बाइंग कैटेगरी है, होलसेलरों में एक कैटेगरी और भी है जो कारीगरों को मेटल इश्यू करके अपना माल डिजाइन से बनवाते हैं, जो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में आते हैं। होलसेलर जो ऐसे है जो मैन्युफैक्चरर से माल लेते हैं, और मैन्युफैक्चरर से जब माल लेते हैं अपने पास जमा करते हैं, उनका सबसे बड़ा जो योगदान रहना है वो मैं मेरे कल के प्रोग्राम में बताऊंगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, जिसको कहते हैं जस्ट इन टाइम। जिसको कहते हैं जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम के कॉन्सेप्ट से आप अपना इन्वेंट्री लोअर करके सेल्स कैसे बढ़ाओगे। बिकॉज होलसेलर का सबसे बड़ी कंसर्न क्या है, जो मैं कल फिर रिपीट करूंगा, कि आपके पास जब स्टॉक होता है और बायर आता है ना, तो वो बायर को डिजाइन समझ में नहीं आती। जिस दिन आपके पास बायर आता है, स्टॉक नहीं होता है। तो ये जो सीक्वेंस होता है ना, वो सीक्वेंस को तोड़ने के लिए जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट कैसे अपनाना है। और मेरे जिंदगी में जो मेरे गुरु रहे हैं, जिसका नाम था एलियाहू गोल्डरैट, वो इजराइल के थे, जिन्होंने किताब थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट, बहुत बड़े फिजिशियनिस्ट थे, जिनके साथ हमने 3 साल डॉक्टर रेड्डीज जो फार्मा कंपनी है उनमें साथ में कंसल्टिंग किया था। उनका देहांत हो गया है, लेकिन उनसे हमने सीखा था कि जस्ट इन टाइम थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होता है, आप अपनी इन्वेंट्री को कैसे नीचे ला सकते हो। किताब का नाम गोल है, गोल, लेकिन गोल, ऑथर का नाम एलियाहू गोल्डरैट, एलियाहू गोल्डरैट। ये सब नाम मैं आपको टाइप करके मैसेज में दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप में सेशन के बाद, या तो मैं सेशन पे टाइप करके दूंगा आपको, या वेदांत आपको मैसेज में टाइप करके देगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। ये सब किताबें पढ़ना एक चीज है, लेकिन किताबों में उसको इंप्लीमेंट करने की जो स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ज्वेलर है जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे नितिन खंडेलवाल जी। पता नहीं मुझे इस सेशन में है कि नहीं है, लेकिन आज से 2 साल पहले जब मैं उनको मिला था, उन्होंने कहा था, शबीर भाई मैंने जो किताब पढ़ना शुरू किया, और मेरी फैमिली ने और मेरे बच्चों ने जब किताब पढ़ना शुरू किया, मुझे इतना ग्रेट लर्निंग मिला है, मैं इतना खुश हूं। और मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा ज्वेलरी भाई ये पढ़ता है और पढ़ के इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत अमेजिंग बात है, बहुत अमेजिंग। कल का मेरा सेशन इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे है, और 2 दिन बाकी है। 2 दिन में इन्वेंट्री और डिजिटलाइजेशन, प्लस जितने भी आपके सवाल आए हैं जो इन टॉपिक के रिलेटेड है, मैं कोशिश करूंगा इनको आंसर करने की।
बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आउट ऑफ ट्रैक है, जो मैं शायद प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता, तो मैं शायद उसको कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम सवाल के जवाब देने की। तो प्लीज आप ध्यान रखिए, हम कल फिर मिलेंगे। मैं शबीर वसाया, एक्मे कंसल्टिंग हैदराबाद से आप बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जीजीएस और पूरी टीम का। मेरा नंबर है, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9959599903। मैं रिपीट करता हूं, 9959599903। शबीर वसाया हैदराबाद। कल फिर मिलेंगे 11 बजे। जय भारत, जय हिंद, शुक्रिया।